नमस्कार। अभी तक आपने भारतीय संविधान पर मेरे कई वीडियो देखे होंगे। जो लास्ट वीडियो था वो भारत की नागरिकता के संबंधित था और अब हम आते हैं भारत के संविधान के उस भाग पर जो विश्व के सबसे बड़े संविधान का सबसे बड़ा भाग है, अर्थात भाग 3, जिसमें मूलाधिकारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। जब मैं आपको प्रस्तावना पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि किस तरीके से प्रस्तावना में जो चीज़ें संक्षिप्त रूप में कही गई हैं उनका व्यापक वर्णन फिर हम मूलाधिकारों वाले भाग में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले भाग में, यानी संविधान के भाग 4 में हम पढ़ते हैं और देखते हैं। जो भारत के संविधान का भाग 3 है वो मूलाधिकारों से संबंधित है और हमने आपको बताया कि मूलाधिकारों का बहुत ही व्यापक वर्णन भारत के संविधान में किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के संविधान में मूलाधिकारों की परिभाषा नहीं दी गई है। संभवतः इनको शब्दों के ढांचे में बांधा भी नहीं जा सकता और इसीलिए संभवतः परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये मूलाधिकार हैं क्या और इनको हम मूलाधिकार क्यों कहते हैं। वास्तव में जो ये मूलाधिकार हैं वो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं और संभवतः इसीलिए देश की जो मूल विधि होती है अर्थात संविधान होता है, ये मूलाधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं उस देश के व्यक्तियों को, नागरिकों को। ये वो अधिकार होते हैं कि जब इनको एक बार देश के संविधान के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है तो फिर राज्य भी इनको आसानी से छीन नहीं सकता। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि छीन नहीं सकता, क्योंकि भारत के संविधान में ही हम देखेंगे कि ऐसी व्यवस्था है कि मूलाधिकारों को कम किया जा सकता है, छीना जा सकता है या उन पर युक्त निर्बंधन यानी रोक लगाई जा सकती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। यही वो अधिकार हैं जो वास्तव में व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वोत्तम भूमि और जलवायु प्रदान करते हैं। वास्तव में ये वो नैसर्गिक अधिकार हैं जो कि उस देश की नैसर्गिक विधि यानी संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और वास्तव में जो है ये इनका जो उद्गम है वो नैसर्गिक विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। जहाँ तक मूलाधिकारों के विकास का प्रश्न है तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में इनका उद्गम ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटेन में हुआ। समझने वाली बातें हैं। इनका जो ऐतिहासिक जड़ें हैं वो ब्रिटेन में खोजी जा सकती हैं। कैसे? आप देखेंगे कि सन 1215 में जो ब्रिटिश जनता थी उसने तत्कालीन राजा, ये सब पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, तत्कालीन अपने राजा जॉन द्वितीय को उस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था जिस अधिकार पत्र के द्वारा ब्रिटिश जनता को वो तमाम अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान कर दी गई थीं जो उन्हें प्राचीन काल में प्राप्त रही थी। क्योंकि प्राचीन काल में व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार और स्वतंत्रताएं मिली हुई थीं, लेकिन धीरे धीरे राजाओं ने अपने ही नागरिकों के अधिकार सीमित कर दिए, उनकी स्वतंत्रताएं सीमित कर दी। लेकिन ब्रिटेन की जनता ने तत्कालीन राजा जॉन द्वितीय को बाध्य कर दिया
कि वो उन्हें वो सारे अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करे जो उन्हें कभी प्राप्त रही थी। और इस अधिकार पत्र को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। आपने बहुत सुना होगा मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुए? सन 1215 में। और इस तरीके से यहाँ से जो है मूलाधिकारों के विकास की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि आता है वर्ष 1688, जब ब्रिटेन में एक क्रांति होती है जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। क्योंकि ये क्रांति हुई लेकिन इसमें रक्त का एक बूंद नहीं गिरा, बिना किसी मारकाट की क्रांति हो गई, इसलिए इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। और वो क्रांति इस रूप में हुई कि इस समय जो सम्राट थे जेम्स द्वितीय, और जेम्स द्वितीय को ब्रिटिश जनता ने उन अधिकारों के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया जो उनके सम्राटों ने उनको समय समय पर दिए थे, लेकिन बीच में उनसे छीन लिए गए थे। ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ और इसके द्वारा भी ब्रिटिश जनता को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। इसके बाद मूलाधिकारों के विकास में दो क्रांतियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और वो क्रांतियां हैं फ्रांस की क्रांति 1789 और अमेरिका की क्रांति जो हम 1776 में हुई मानते हैं। जो ये 1789 में फ्रांस की क्रांति थी, कब फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में हुई। और इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। और हम किसी भी संविधान में देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो अधिकार हैं वो मूलाधिकार के रूप में शामिल हैं। क्रांति के बाद जो फ्रांस का संविधान बना उसमें भी मानव के अधिकारों की घोषणा की गई और उनके संरक्षण की बात कही गई। लेकिन मूलाधिकार के विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान मील का पत्थर है। हम कई बार बता चुके हैं कि अमेरिका जो है ब्रिटेन से 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ, इसलिए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई को आज़ाद हुआ। 1787 में अमेरिका का संविधान बना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सब पूछे जाते हैं। और लागू कब हुआ? 1789 में। हम आपको बता दें कि अमेरिका का जो संविधान बना, जो अमेरिका का मूल संविधान था, उसमें मूलाधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मूलाधिकार नहीं थे। लेकिन 1791 में, कब? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, 1791 में 10 संविधान संशोधनों के द्वारा, यानी 1-2 नहीं किए गए, 10 संशोधन किए गए। और 10 संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया अमेरिका के संविधान में। और प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा अमेरिका के मूल संविधान में मूलाधिकारों को शामिल किया गया। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान माना जाता है, इसलिए अमेरिका का ही संविधान वो पहला विश्व का संविधान है जिसमें मूलाधिकारों को शामिल किया गया। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो मूलाधिकार शामिल किए गए संविधान में, उनकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? वो ली गई अमेरिका के संविधान से। बहुत पूछा जाता है ये। अमेरिका के संविधान में शामिल कर लिया गया। इसके बाद हम जानते हैं कि ये पुरानी बात है। इसके बाद भी वैश्विक जागरूकता बढ़ी मूलाधिकारों के प्रति। जनता और शासक दोनों मूलाधिकारों के प्रति जागरूक हुए। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तमाम देश स्वतंत्र हुए और मूलाधिकारों की आवश्यकता और समझी जाने लगी, क्योंकि इस बीच मूलाधिकारों का बहुत दमन भी किया गया था। व्यक्ति के सामान्य अधिकारों को संरक्षित नहीं किया गया था, उनका उत्पीड़न किया गया था। जो देश शासित थे वहाँ के लोगों के साथ
जानवरों जैसा बर्ताव किया गया था, इसलिए मूलाधिकार का महत्व और स्पष्ट हो चुका था। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सभा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग है महासभा, कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अंग हैं जिनमें एक अंग है महासभा। महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग महासभा ने जो है वो मानव के अधिकारों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। ये पूछा जाता है कई बार ऐसा जाता है कि ये किसने घोषित की, तो हो सकता है यूएनओ कर दें, लेकिन कभी कभी यूएनओ का अंग पूछ देते हैं, तो अंग के रूप में महासभा के द्वारा ये घोषणा की गई थी। और इसीलिए आप जानते हैं कि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। जहाँ तक भारत का सवाल है तो हम जानते ही हैं कि जब हम, चाहे वो कोई भी काल रहा हो, इस तरीके से औपचारिक रूप से मूलाधिकार संरक्षित नहीं किए गए थे किसी लिखित विधि के द्वारा। अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमारे सामान्य अधिकार भी सुरक्षित नहीं थे, उनका सम्मान नहीं होता था, तो मूलाधिकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आप जानते हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें भी उसने इस बात को उठाया था कि देश के नागरिकों को, लोगों को मूलाधिकार दिए जाएं। इसके बाद जब भारत का संविधान बन रहा था तो आप जानते ही हैं कि मूलाधिकारों पर अपनी सिफारिश देने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में, ट्राइबल्स के अधिकारों के संबंध में, एक्सक्लूडेड एरिया के संबंध में सिफारिश देने के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया था। हमने आपको बताया था जब हम संविधान पढ़ा रहे थे कौन कौन समितियां थीं। तो एक परामर्श समिति, या बहुत पूछा जाती, ध्यान रखना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। वैसे मैंने पूर्व के वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी थे। और मैंने ये भी बताया था कि फिर इस परामर्श समिति या सलाहकार समिति की 2 उप समितियाँ बनी थी। मूलाधिकारों पर अपनी सिफारिश देने के लिए JB कृपलानी जी की अध्यक्षता में एक उप समिति बनी थी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में सिफारिश देने के लिए HC मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उप समिति बनी थी। फिर इन दोनों उप समितियों ने अपनी सिफारिश समिति को प्रस्तुत की थी और फिर इस समिति ने संविधान सभा को अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। और उसके आधार पर आप जानते हैं इन समितियों की सिफारिश पर भारत के मूल संविधान में 7 मूलाधिकार शामिल किए गए थे। भारत के जो मूल संविधान था जो भारत का, उसमें 7 मूलाधिकार शामिल किए गए थे। लेकिन आज की तारीख में आप जानते हैं कि मूलाधिकारों की संख्या 6 हो गई है। जो 7 मूलाधिकार थे उन्हीं में से एक मूलाधिकार था संपत्ति का मूलाधिकार। वास्तव में आप देखेंगे कि जो संविधान का भाग 3 है उसमें जो मौलिक संविधान था उसमें अनुच्छेद भाग 3 जो शुरू होता है और अनुच्छेद 12 शुरू होता है और 35 अनुच्छेद तक चलता है। तो भाग 3 में जो मूलाधिकार प्रदान किए गए थे मौलिक संविधान में, वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इनका वर्णन किया गया। यानी मूलाधिकारों से संबंधित जो भाग है वो 3 है और मूलाधिकारों से रिलेटेड जो अनुच्छेद थे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थे। और इसी में था अनुच्छेद 31। इस 31वें अनुच्छेद के द्वारा संपत्ति का मूलाधिकार प्रदान किया गया था। और 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, भारत में जनता पार्टी की सरकार थी, तब संपत्ति का जो मूलाधिकार था वो जो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की हमने कोशिश की, जो एक समाजवादी राज्य बनाने की हमने शपथ ली, संविधान की प्रस्तावना में हमने जोड़ा भी, और हमने जो क्षेत्रीय और वैयक्तिक विषमता थी उसको दूर करने की जब हमने कोशिश की
तो ये जो संपत्ति का अधिकार था ये हमें आड़े आने लगा। हमारे गांधी जी का जो नारा था अंत्योदय का, उस नारे को साकार रूप प्रदान करने में ये संपत्ति का मूलाधिकार आड़े आ रहा था। इसीलिए तत्कालीन सरकार ने अनुच्छेद 31 के तहत प्रदत्त संपत्ति के मूलाधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बिल्कुल खून में इसको घुसा लीजिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में तत्कालीन सरकार के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और जो संपत्ति का मूलाधिकार था उसको संविधान के भाग 12 में यही पूछा जाता है कि संपत्ति का जो मूलाधिकार था तो मूलाधिकार तो नहीं रहा, लेकिन संविधान के भाग 12 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 300 का। इस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को ले जाया गया और आज की तारीख में संपत्ति का अधिकार एक मूलाधिकार नहीं है, एक विधिक या कानूनी अधिकार है। एक विधिक या कानूनी अधिकार है। इसका मतलब ये हो गया कि राज्य कानून बनाकर विधिक प्रक्रिया के तहत हमारी संपत्ति का अधिग्रहण राष्ट्रीय हित में कर सकती है, लेकिन ऐसा करते समय वो किसी भेदभावपूर्ण नीति को नहीं अपनाएगी। एक निश्चित विधिक प्रक्रिया का पालन करेगी और उस प्रक्रिया के तहत कानून बना करके वो आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है और जो प्रक्रिया होगी उसके तहत आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय हित में अब आपकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। इस तरीके से आज की तारीख में 6 मूलाधिकार हैं और आगे के वीडियो में हम इन 6 मूलाधिकार को विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। जो मूलाधिकार उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, इसलिए इस अध्याय को आपको बहुत ही सावधानी से और ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। हम अगले वीडियो में आपको जो पहला मूलाधिकार है, समता का मूलाधिकार, उसके बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।